यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 143 को लेकर। द एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, ज्योतिषीय उपाय से संबंधित उत्पन्न होता है, तो उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप अपने वार्षिक राशिफल और ग्रह गोचर के विषय में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो शुरुआत में लिंक दिया हुआ है उसको अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये है देवी प्रसाद जी। इन्होंने लिखा है कि नमस्कार आचार्य जी, सर मेरी जिज्ञासा है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में दशमेश सूर्य 12वें भाव में नीच राशि में है। सरकारी नौकरी में अनुकूलता हेतु आपने एक उपाय बताया था कि 7 रविवार को कपड़े को लाल चंदन से घिसकर धारण करें, जो कि हमने किया और 7 रविवार के बाद एक को छोड़कर लगातार ये प्रयोग कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलने में। और अनामिका उंगली में तांबे का छल्ला पहना है, ये प्रयोग लगातार किया जा सकता है क्या? देखिए ये उपाय मैंने बताया था, हो सकता है आपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराया हो या फिर यूट्यूब के माध्यम से ही हो सकता है बताया हो। वृश्चिक लगन की कुंडली में सूर्य दशमेश बनते हैं और सरकारी नौकरी के कारक भी हैं, तो जाकर के 12वें भाव में नीच राशि में बैठे हैं। अब डिग्री इत्यादि यदि आपने बताई होती तो और ज्यादा अच्छे से हम इसको समझ सकते थे, लेकिन यदि आप ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं, सूर्य ने आपको यदि सरकारी नौकरी दी हुई है तो अच्छा है। तांबे का छल्ला अनामिका में तो आप पहन सकते हैं, आजीवन पहन सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा उससे। आप वृश्चिक लगन के हैं वैसे भी। इसके साथ ही साथ जो आप बोल रहे हो ना कि 7 रविवार को कपड़े को लाल चंदन में घिस के धारण करने वाला जो उपाय मैंने आपको बताया था, तो वो अब आप, क्योंकि वो देखिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इतना सारा लाल चंदन घिसना, तो आप हो सकता है किसी बनियान इत्यादि को रंग के पहन रहे हो, तो उसको मुख्यतः 7 रविवार ही करना चाहिए, उसके बाद में करने की जरूरत नहीं है। अगर आप और करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, जो आपने लिखा है ना, लेकिन ऑलरेडी एक डिफिकल्ट उपाय है तो उसको 7 रविवार कर लिया, फिर रुक जाएं 6-8 महीने या 1 साल, उसके बाद में उसको रिपीट करें। क्योंकि हर संडे यदि आप करेंगे तो कई बार क्या होता है ना कि जब आप उपाय करते हैं तो आपकी उम्मीदें उस उपाय से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और जब आप बहुत ज्यादा उसको करते हैं, वो भी कोई ऐसा उपाय जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, जिसमें बहुत एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मन थोड़ा सा वो हो जाता है। अब मान लीजिए आपको ट्रैवल करना है, संडे के दिन आप अपनी सिटी में नहीं है, संडे के दिन आपका कोई अदर प्लान बन गया है, तो फिर आप 1 घंटा इसमें लगा रहे हैं, तो वो उससे दिक्कतें होती हैं। और वैसे भी 7 रविवार इस उपाय को करने के लिए पर्याप्त है। यदि आपने 7 रविवार कर लिया है तो छोड़ दीजिए, 6-8 महीने के बाद में फिर से 7 रविवार के दिन को कर लीजिएगा। हालांकि कोई नुकसान नहीं है, हर रविवार भी किया जा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन 7 रविवार यदि आपने कर लिया है तो थोड़ा सा ब्रेक देकर के ही करिए, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी 12वें भाव में नीच के बैठे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए, उसके बाद में उसको करिएगा। और अगला प्रश्न जो है ये है राहुल जी। इन्होंने लिखा है जन्म कुंडली में शनि लग्न में मकर राशि में स्वग्रही हो, ठीक है। चंद्रमा 10वें भाव में तुला राशि में हो, हाँ ये भी ठीक है। सूर्य और बुध मिलकर एकादश भाव में वृश्चिक राशि में बुधादित्य योग बना रहे हो, अच्छा। और गुरु चतुर्थ भाव में मेष राशि में नीच के हो। गुरु चतुर्थ में नीच के कैसे होंगे? गुरु आपके लग्न में मेष राशि में गुरु नीच के नहीं होते हैं। तो उस व्यक्ति के करियर, मेंटल टेम्परामेंट और मैरिड लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपकी कुंडली है या किसी और की कुंडली है, या आप ज्योतिषी हैं, ये बताना चाहिए था। देखिए सबसे पहले तो पार्ट्स में इसको समझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शनि लग्न में मकर राशि में स्वग्रही हो, वैसे तो शश नामक महापुरुष योग है, जातक को उसके जीवन काल में चीजें प्राप्त होंगी, बड़ी धीमी गति से प्राप्त होंगी। जातक के जीवन काल में कुछ हद तक उदासीनता व्याप्त रहेगी, और उदासीनता रहने वाली है, ये बात तय है।
चंद्रमा 10वें भाव में तुला राशि में है, तो चंद्रमा का 10वें भाव में जाना कुछ हद तक करियर में उतार चढ़ाव या विवाह उपरांत करियर में ग्रोथ को दिखाता है, परंतु लग्नगत शनि की 10वीं दृष्टि से दृष्ट है ये चंद्रमा, तो जातक के जीवन काल में मानसिक अशांति बनी रहेगी, विवाह के बाद भी मानसिक अशांति की स्थिति बनेगी, करियर और व्यापार को लेकर के जातक मानसिक रूप से अशांत होगा, करियर की ग्रोथ, व्यापार की ग्रोथ धीमी गति से होने वाली है। सूर्य और बुध मिलकर एकादश भाव में वृश्चिक राशि में है, तो सूर्य के 11वें भाव में होने के चलते मकर लग्न में बुध भाग्येश होकर के 11वें भाव में जाकर के बैठे हैं, जातक के जीवन काल में धनागमन की स्थिति बनी रहेगी, परंतु अब चंद्रमा सूर्य से एक घर पीछे है, तो जातक मानसिक रूप से अशांत होगा और दाम्पत्य जीवन में भी कष्ट, मैरिड लाइफ में भी परेशानियां होने वाली हैं, तो मैरिड लाइफ पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा तो नहीं मिलने वाला है। और गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, मेष राशि में गुरु है, तो 12वें का स्वामी चौथे में हो तो वैसे भी ग्रह कलह कराता है, हालांकि ये गुरु का उच्च भाव है 4th हाउस, लेकिन 12वें का मालिक और तीसरे का मालिक जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो कुछ हद तक ग्रह कलह की स्थिति बनती है। मकर लगन की कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव में ग्रह कलह और जातक के चित्त को अशांत कर देते हैं। गुरु चंद्रमा का आमने सामने होना, व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, धार्मिक भी होता है, और शनि लग्न में बैठे हुए हैं जाकर के तो व्यक्ति आध्यात्मिक भी हो सकता है, साधना के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में भी उसको अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। करियर वाइज तो मैंने चीजें बता दी, मैरिड लाइफ की भी मैंने बता दी। रही बात मेंटल टेम्परामेंट की, तो मेंटल टेम्परामेंट थोड़ा सा, क्योंकि देखिए जब लाइफ में क्या होता है ना, कोई भी व्यक्ति ऐसा फ्री फंट में क्रोध करने वाला नहीं होता है, क्रोध के भी मायने होते हैं। क्रोध वहां पर उत्पन्न होता है जहां पर इच्छा की पूर्ति नहीं होती, जहां पर सभी चीजें आपके मन के अनुकूल होने लग जाएं तो वहां पर क्रोध की तो जगह ही नहीं रहेगी। जहां पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वहीं पर क्रोध का जन्म होता है। तो अब जब लग्नगत शनि जाकर के बैठे हैं तो जातक के जीवन काल में प्रत्येक चीजें विलंबित है। चंद्र कुंडली बना रहे हैं तो शनि की दृष्टि लग्न पर आ रही है, तो ये विलंब पर मोहर लग गया कि जो चीज विलंबित थी अब वो मोहर लग चुका है कि विलंबित होंगी ही होंगी। चंद्रमा पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है तो जातक कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तो अशांत होगा, कार्य क्षेत्र को लेकर के, विवाह को लेकर के। तो जब चीजें उसके मन के अनुकूल नहीं होंगी, मानसिक अशांति होगी, लाइफ में चीजें डीले होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं क्रोध का जन्म तो होगा ही वहां पे। इस वजह से मेंटल टेम्परामेंट भी व्यक्ति का थोड़ा सा गड़बड़ रहने वाला है, या व्यक्ति को लोग क्रोधी स्वभाव का समझ सकते हैं। हालांकि वो अंदरूनी तौर पर कोई बहुत ज्यादा क्रोधी व्यक्तित्व का स्वामी नहीं है, क्योंकि लग्न में शनि है, गंभीर प्लेनेट है, चतुर्थ में भी गुरु बैठे हैं जाकर के, लेकिन उसकी इच्छाओं की पूर्ति ना होने की वजह से, उसकी लाइफ में हर एक चीज विलंबित होने की वजह से कहीं ना कहीं उसका मन उदास है, और उस उदासीनता की वजह से जातक क्रोधी स्वभाव का समाज के बीच में प्रदर्शित हो सकता है। और अगला प्रश्न जो है ये प्रियंका जी का, इन्होंने लिखा है कि अगर शनि अपनी महादशा में लग्नेश के नक्षत्र में हो तो व्यक्ति के कर्म और हेल्थ पर क्या प्रभाव देता है। ये तो बढ़िया प्रश्न है। शनि अपनी महादशा में लग्नेश के नक्षत्र में हो तो देखिए ये निर्भर करता है ना कि आप किस लग्न की कुंडली की चर्चा कर रहे हो, कि लग्नेश कौन सा ग्रह है। यदि वो लग्नेश शनि का मित्र है तो शनि की महादशा आपके लिए कारक हो गई। अब यदि शनि लग्नेश के नक्षत्र में संचरण भी करेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इस टाइप की परेशानियां हो सकती हैं, पर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि लग्नेश शनि के शत्रु हैं, जैसे मेष लग्न या वृश्चिक लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न की जन्म कुंडली है, तो यहाँ पर यदि जो शनि है वो सूर्य या मंगल के नक्षत्र में जब संचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में सर दर्द की शिकायत, माइग्रेन की शिकायत, फ्रैक्चर इत्यादि का हो जाना, रक्तजन्य विकार, ब्लड से संबंधित परेशानियां, नर्व्स रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, नसों से संबंधित परेशानियां देखने में आ सकती हैं। तो ये कुछ परेशानी रहेंगी। और व्यक्ति के कर्म पर क्या प्रभाव देता है, तो देखिए व्यक्ति के कर्म ये बहुत सारी चीजों को देखने के बाद में डिसाइड होते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया था ना पहले भी कि आपके प्रारब्ध से आपकी बुद्धि बनती है, उस बुद्धि से आपके कर्म होते हैं। तो पंचम भाव और पंचमेश को देखना होगा। लग्न, लग्नेश, लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, लग्नेश पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, शनि, राहु, केतु इत्यादि की स्थिति को देख करके व्यक्ति के कर्म का निर्धारण किया जा सकता है। फिर भी यदि शनि की महादशा है तो ये निर्भर करता है कि शनि किस भाव के स्वामी है, कहाँ बैठे हैं, किसके नक्षत्र में है, लग्न कौन सा है, नवमांश में शनि की क्या पोजीशन है, तब हम व्यक्ति के कर्म के विषय में चर्चा कर सकेंगे। और कर्म भाव को भी देखना होगा। और अगला प्रश्न जो है ये निकिता जी का है, इन्होंने लिखा है कि राहु दशम भाव में होने पर व्यक्ति का करियर अनकन्वेंशनल क्यों होता है। क्योंकि राहु अनकन्वेंशनैलिटी के कारक है ना, तो वो जहां भी बैठेंगे उस भाव में अनकन्वेंशनैलिटी को तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। देखिए क्या होता है ना, जब सूर्य दशम भाव में जाते हैं तो जातक को सरकारी क्षेत्र में या करियर वाइज अच्छी ग्रोथ देते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य तेज है, जब करियर के घर में जाता है तो व्यक्ति के करियर को बहुत अच्छा बना देता है। मंगल के साथ में भी सेम यही स्थिति है। गुरु यदि होते हैं चूंकि वो ज्ञान के कारक है, तो जब वो 10th हाउस में जाते हैं
तो कहीं न कहीं व्यक्ति का करियर जो है वो नॉलेज, ज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। जातक को उसके कार्य क्षेत्र में मान-सम्मान की प्राप्ति होती है क्योंकि सूर्य, गुरु ये सब मान-सम्मान के प्लैनेट्स हैं जो सम्मान दिलाते हैं। लेकिन राहु अनकन्वेंशनैलिटी का कारक है, तो वो वही देता है। देखिए राहु एक फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है, राहु जहाँ भी जाता है एक तो वक्री ग्रह है, उल्टा चलने वाला ग्रह है। तो उल्टा चलने वाला ग्रह समझ में आ रहा ना कि वक्री है, तो चीजें थोड़ी-सी समाज से उल्टी होंगी, थोड़ी भिन्न होंगी। नॉर्मली देखने में आता है कि यदि दशम में राहु है तो या तो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में जाता है, राजनीति के क्षेत्र में अच्छा सफल होता है क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में भी तो साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ है। या फिर वो व्यक्ति कुछ इस तरह के कार्य करता है जो कि उसके फैमिली में, उसके कुटुंब इत्यादि में किसी ने ना किए हों या वो लाइन से हट करके काम करता है, थोड़ा अनकन्वेंशनल काम करता ही है वो क्योंकि राहु का प्रभाव है। अब राहु यदि कमजोर है तो वो अनकन्वेंशनल काम हो सकता ना करे। तो नॉर्मली दशम भाव में बैठा हुआ ग्रह क्योंकि वो राहु है, राहु अनकन्वेंशनैलिटी का कारक है, इसीलिए वो करियर को अनकन्वेंशनल बना देता है। लेकिन कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलताएं, मान सम्मान की प्राप्ति और बड़े धन का लाभ भी दशम का राहु व्यक्ति को उसके जीवन काल में दे देता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 143 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। यदि आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इन फ्यूचर यदि कोई प्रोग्राम आता है तो वो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि आपको लगता है कि आपका इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ लाभ हुआ है, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि हुई है, तो इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो सके, उनके ज्ञान में भी अभिवृद्धि और उसका माध्यम आप बन सकें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।